नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टिफ़िन टाइम के खाली टाइम में कहानी कसूरवार। अब तक आपने सुना जानवी राजीव अच्छे दोस्त हैं और एक दिन रास्ते में अचानक से मिलते हैं। जानवी राजीव को अपने घर बुलाती है। राजीव की शादी अनन्या से तय हो चुकी है, जिसका जानवी को बुरा लगता है। राजीव जानवी के घर में नाश्ता करते हुए पुराने दिनों को याद करता है। जानवी राजीव के दोस्त सागर की मंगेतर थी और सागर और जानवी का रिश्ता तोड़ने में राजीव की होने वाली पत्नी अनन्या का ही हाथ है। यह बात राजीव जानता था। राजीव कश्मकश में है, वह जानवी को उदास नहीं देखना चाहता। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जानवी राजीव से शिकायत करती है कि उसे शादी का कार्ड क्यों नहीं मिला। अब आगे राजीव कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा है। क्यों उसमें साफ साफ बात कहने की हिम्मत नहीं है। कई बार चाहने पर भी वह मुंह से जानवी को नहीं जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्यारी है। 6 साल के इस लंबे समय में अनेक लड़कियों से परिचय हुआ, पर जानवी के पास होने मात्र से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थीं वह राजीव के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह ये जानते हुए कि जानवी सागर की मंगेतर है कि कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर लेंगे, राजीव को जानवी के बारे में सोचना अच्छा लगता था। दिन भर अपने काम में बिजी रखने पर भी उसके मन में उम्मीद जगी रहती थी कि शाम को शायद सागर से मिलने जानवी आए। सागर के पास उन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी, इसलिए जानवी को अधिक घुमाने फिराने के बजाय शाम को दोनों अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते, संगीत सुनते हुए गुजारते थे। जानवी इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और राजीव दोनों के अकेलेपन में बाधक न बन अपने कमरे में लेटा किताब पढ़ता हुआ दीवार के उस पार जानवी की हंसी सुना करता था और एक सुगंध सी सारे कमरे में छाई रहती थी। पर अब वे दिन नहीं हैं। राजीव अब बैठकर उन खोए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह अनन्या माथुर नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। सागर और जानवी के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेगा। अनन्या फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। वह तांबे के पात्र गढ़ती है, चित्र बनाती है। राजीव ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया है और उसे पूरी छूट दी गई है। अनन्या की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। अनन्या ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया है और उसकी एक दोस्त पर्दे बना रही है। अनन्या ने अपने को नए घर में सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, अनन्या के साथ घर जमा कर रहना राजीव को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोंच बाकी है। यहाँ पास बैठी उदास जानवी मन में जितनी अपनी है वह शायद अनन्या कभी नहीं होगी। राजीव एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त नहीं होगा। राजीव एकाएक कठोर हो आया। ऐसी छिन्न दलित तो कभी जानवी नहीं थी। घर परिवार से दूर, सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रातें बिताते हुए जानवी को कैसा लगता होगा, इसका राजीव कुछ कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी तपस्या सागर के लिए, सागर जिसने एक बहुत ठंडे और अनासक्त भाव से राजीव से कह दिया था, जानवी के लिए मेरे मन में कुछ नहीं बचा। वो बहुत सीधी, सरल, अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है। मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके, ऐसी मानसिक गहराइयाँ नहीं उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो अनन्या जैसी, स्मार्ट, एनर्जेटिक, इंटेलेक्चुअल। और फिर अनन्या भी उसे बांध नहीं सकी। जानवी रो मत, राजीव ने कहा। कितना चाहती हूँ राजीव कि मजबूत बनूं, फिर ना जाने क्यों बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ और आंसू नहीं रुकते। जानवी, तुम अब भी? राजीव ने पूछा। हाँ राजीव, सागर कहा करता था कि प्यार ख़त्म हो जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। अनन्या मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर शर्म नहीं है कि मैं उसकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ। जानवी कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर वह दीवार को एकटक ताकती रही और फिर उसने आंखें पोंछकर झेंपी से मुस्कान होठों पर लाकर कहा, ना जाने क्यों तुम्हारे सामने पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिप छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहना चाहती हूँ। टिफिन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे हैं कसूरवार। अब तक आपने सुना जानवी राजीव से उसे अपनी शादी में बुलाने की शिकायत करती है। राजीव उसे समझाता है। राजीव पुराने दिनों को याद करता है जब उसका दोस्त सागर अपनी मंगेतर जानवी को रूम पिलाया करता था और राजीव उसकी ओर खिंचने लगा था, पर उसे कभी बता नहीं पाया।
सागर के छोड़ जाने के बाद जानवी टूट सी गई है। राजीव को ये बात बर्दाश्त नहीं है, पर उसके बस में अब कुछ नहीं है। अब आगे। वहां और बैठे रहना राजीव को असहनीय लगने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर अपना कोट पहनते हुए कुछ तल्खी से बोला, इसकी चिंता मत करो जानवी, मैं हमेशा हर एक की बात सुनने को तैयार हूँ। जैसे राजीव एक बहुत कन्वीनियंट पर्सन है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय घूमता रहता है। कमरे से बाहर आकर ठंडी हवाई रात में नए घर की ओर चलते हुए राजीव की आंखों के आगे जानवी का आहत दमनी हो आया चेहरा घूमता रहा। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी कि जो स्वयं ही आहत है उसे और दुखी करने से क्या फायदा, अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता। पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट, खूब झकझोर कर जानवी को जगा देने की इच्छा कि सागर अब नहीं लौटेगा, फिर क्यों वो उसके नाम को पकड़े बैठी है। सागर ने तो कभी जरा भी जानवी की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में सागर के साथ रहकर उसके स्वभाव और प्रवृत्तियों से वो अच्छी तरह परिचित था, और यह सागर से लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार फोन कर कर जानवी को पटना से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही इंतजार करने से ओम अकेला ही बेंगलोर चल दे। उसके जाने के बाद राजीव घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज सागर को पूछने लगी। सागर को अब भी अनेक आवाजें पूछा करती थीं, पर इस बार जो कुछ राजीव ने सुना उससे वह कुछ पल स्तब्ध बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गराज से कार निकाल कर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए राजीव को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। सागर की मंगेतर भारत में है, सागर की मंगेतर मुंबई में है। दोनों की कॉलेज से दोस्ती रही है, यह उसे मालूम था, पर वह यहाँ अचानक आ पहुंचेगी इसका उसे अनुमान भी न था। फिर सागर की आर्थिक स्थिति भी अभी शादी कर गृहस्थी बसाने की नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचकर राजीव ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी जानवी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए राजीव को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था उससे जानवी अलग थी। उसके कपड़े, हेयर स्टाइल और झिझकती हुई आवाज बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की लग रही थी। राजीव ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की वह उसे खुद भी याद नहीं, पर उसका सार यह था कि वह परेशान न हो, राजीव उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वह फोन पर सागर से बातें कर ले और फिर जैसा कुछ भी निश्चय हो। यह सब कहते हुए राजीव को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरल विश्वास भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी पल उसके मन में उस पर छां करने, उसे कभी कोई कष्ट न होने देने की भावना जन्म लेने लगी। जानवी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और जब कार शहर की ओर चली तो जानवी अपने को रोक न सकी। राजीव की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। राजीव के मन में सागर के प्रति एक गुस्सा उमड़ आया। बाद में जब जब भी जानवी का पक्ष राजीव लेता, सागर से लड़ता, सागर ने हमेशा यही कहा, जानवी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे सहा नहीं जाता। सागर के बेंगलोर चले जाने के बाद राजीव के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वह जल्द ही यह जान गया था कि जानवी उसे हमेशा ही एक करुणामय दोस्त की तरह समझती है। प्रेमी या पति वो कभी नहीं हो सकता। टिफिन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे हैं कसूरवार। अब तक आपने सुना राजीव जानवी से बड़े दिन बाद मिलता है, जो कि उसके दोस्त सागर की मंगेतर थी। अब तक आपने सुना राजीव जानवी से बड़े दिन बाद मिलता है, जो कि उसके दोस्त सागर की मंगेतर थी। सागर अब जानवी को छोड़ गया है। राजीव के मन में जानवी के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो कभी बता नहीं पाया। इस बात से खुद पे खींचकर राजीव जानवी के रूम से बाहर चला आया और वो समय याद करता है जब जानवी सागर के लिए घर बार छोड़कर पटना से मुंबई आ गई थी और कैसे राजीव ने जानवी को संभाला था। अब आगे। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर अनन्या बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। राजीव दरवाजे से टिक कर खड़ा हो जाता है और अनन्या को कुछ देर ताकता है। अनन्या ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है। गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों का ब्लाउज,
गोल चिकनी सांवली बाहें। राजीव को देखकर अनन्या ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर अनन्या बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? अनन्या ने पूछा। अनन्या अपेक्षाकृत धीमे स्वर में बोलती है, पर वह अस्वाभाविक नहीं लगता। राजीव आकर मेज के पास खड़ा हो गया। अनन्या की आंखें सचमुच लंबी हैं। पलकों पर बरौनियां जहां उगती हैं, शायद आईलाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियां घनी हैं और आंखों पर छाया सी है। माथे से ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरी तरह ढके हुए हैं। होठ बहुत फीके गुलाबी, पर यह सब कुछ अनन्या पर बहुत फबता है। अनन्या के व्यक्तित्व में ठहराव है। जो कुछ वह सोचती है उसे पाती है। जानवी की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। राजीव ने चाहा कि वह जानवी और अनन्या की तुलना करना छोड़ दे, पर वह ऐसी आदत बन गई है कि छूटती ही नहीं। राजीव ने एक इनविटेशन कार्ड उठाया और कहा, तुमने जानवी को इनवाइट नहीं किया? उसकी आंखें अनन्या के चेहरे पर स्थिर हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी इनविटेशन भेज नहीं पाई हूँ, अनन्या ने कहा। राजीव ने इनविटेशन कार्ड लिफाफे में डालते हुए कहा, या मैं रखे ले रहा हूँ, कल दे दूंगा। अनन्या ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा राजीव से ले लिया। तुम क्यों परेशान होगे, मैं ही भेज दूंगी। बात खत्म हो गई। अनन्या को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, राजीव के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था। टिफिन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे हैं कसूरवार। अब तक आपने सुना राजीव जानवी से बात करके अपनी पुरानी यादों को दोहराकर अपने नए घर आता है, जहां उसकी होने वाली पत्नी अनन्या बैठी है, जो इनविटेशन कार्ड लिख रही है। अनन्या बहुत खूबसूरत है। राजीव ना चाहते हुए भी अनन्या और जानवी की आपस में तुलना करता है और फिर अनन्या से शादी का कार्ड खुद जानवी को देने को कहता है, पर अनन्या मना कर देती है और वह कहती है कि वो कार्ड खुद दे देगी। क्या अनन्या जानवी को अपनी शादी में बुलाएगी? क्या राजीव जानवी के सामने अपनी फीलिंग्स बता सकेगा? क्या राजीव और अनन्या की शादी होगी? ये सब जानने के लिए आप बने रहिए टिफिन टाइम के साथ।